स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, न्याय कर रहे थे आप लोग, तो न्याय के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। तो देखिए, न्याय, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि न्याय अंग्रेजी शब्द जस्टिस से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या सम्मिलित करना, अर्थात न्याय करना। न्याय के बारे में बात कर रहे थे। न्याय के बारे में हमने देखा कि पाश्चात्य संस्कृति में या पश्चिमी जो विचारक हैं, उन्होंने न्याय के बारे में अपनी कुछ अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। उसी तरीके से भारतीय विचारकों ने भी न्याय के बारे में अपनी अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी हैं। तो हम पश्चिमी विचारकों के बारे में बात कर रहे थे, और पश्चिमी विचारक या पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग विचारक थे, वैज्ञानिक थे, उनमें सबसे पहले जिन्होंने न्याय को सार्वभौमिक माना या न्याय शब्द का उल्लेख किया या न्याय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, कौन थे वो थे प्लेटो। तो प्लेटो ने न्याय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और न्याय की परिभाषा दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यही क्या है बेटा? न्याय है। और न्याय किस पर बल देता है? न्याय कर्तव्य पालन पर बल देता है। किस पर बल देता है बेटा? कर्तव्य पालन में। तो पाश्चात्य राजनीति में सर्वप्रथम न्याय की जो व्याख्या की थी वो प्लेटो ने की थी, और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के समान हुआ है। ठीक है ना? तो प्राचीन चिंतन में, राजनीतिक चिंतन में धर्म का जो प्रयोग है वो भी किसके समान हुआ है? न्याय के समान। न्याय का प्रयोग धर्म के समान हुआ है। ठीक है? तो देखिए, प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने न्याय को नैतिक माना है, नैतिक कानून के रूप, नैतिक रूप की संज्ञा दी है। प्लेटो के बाद थे अरस्तु। तो अरस्तु ने किसकी संज्ञा दी है? कानूनी। किसकी बेटा? प्लेटो ने नैतिक माना है, नैतिक रूप प्रदान किया है। उसके ये थे प्राचीन काल के। फिर मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में जो नाम आता है वो आता है संत ऑगस्टाइन का। तो प्राचीन काल प्लेटो और अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, अरस्तु के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है बेटा मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। तो देखिए, ये नैतिक मानता है, ये कानूनी मानता है। इन्होंने दोनों ने न्याय के दो रूप बताए हैं। ठीक है ना? अब मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार देखिए बेटा, तो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार कौन कौन से हैं? कि मध्यकाल विचारकों की अगर हम बात करें तो न्याय संबंधी जो विचार दिए थे वो दो विचारकों ने दिए थे। एक था संत ऑगस्टाइन, और दूसरा जो विचारक था वो था थॉमस एक्विनास। इन दोनों विचारकों ने ही न्याय की परिभाषा दी थी मध्यकाल में। सबसे पहले आप देख लीजिए कि न्याय शब्द की जो परिभाषा दी थी वो किन्होंने दी थी। तो न्याय शब्द की जो परिभाषा है वो मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास ने दी थी। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्लेटो और अरस्तु ने दी थी। किसने दी थी बेटा? प्लेटो और अरस्तु ने। तो देखिए, मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन, जो यहां नाम आया है संत ऑगस्टाइन, तो संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को, संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में, तो संत ऑगस्टाइन ने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए, संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व माना है। तो ईश्वरीय राज्य का महत्वपूर्ण और अपरिहार्य तत्व किसको माना है? संत ऑगस्टाइन ने न्याय को।
कि संत ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वर के समान मानता है। किसके समान मानता है? ईश्वर के समान मानता है। ध्यान रह जाएगा ना, दोबारा से देख लेना कि संत ऑगस्टाइन, ठीक है बेटा। तो मध्यकाल में ऑगस्टाइन व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति, कि व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन पर बल देना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? न्याय मानते हैं। तो और आगे देखिए अब संत ऑगस्टाइन, तो संत ऑगस्टाइन की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड। तो संत ऑगस्टाइन, पूछा जाता है कि संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का क्या नाम है? तो संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है ना। ये इसकी पुस्तक का नाम है बेटा, ध्यान रख लेना कि संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का क्या नाम है? द सिटी ऑफ गॉड। और संत ऑगस्टाइन की पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में यह लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, परिभाषा नोट कर लेना स्टूडेंट्स, कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है, वह सिर्फ चोर उचक्कों की फरोख्त है, वह सिर्फ चोर उचक्कों की फरोख्त है। बोर्ड पे दिख रहा है, फिर भी मैं बोल देता हूं कि संत ऑगस्टाइन अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल चोर उचक्कों की फरोख्त मात्र है, खरीद फरोख्त है। ये परिभाषा ध्यान रखनी है और पूछता है एग्जाम कि यह परिभाषा किसने दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो परिभाषा है यह संत ऑगस्टाइन ने दी है, ठीक है ना। ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना प्रस्तुत करता है। तो संत ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक राज्य मतलब ईश्वर का राज्य, और ईश्वरीय राज्य चमत्कार जो होते हैं ना लोक परलोक में, तो परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना प्रस्तुत करते हैं कौन? संत ऑगस्टाइन। तो संत ऑगस्टाइन का यही वर्णन दिया गया है बेटा। और संत ऑगस्टाइन की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में ईश्वरीय राज्य में न्याय को अपरिहार्य तत्व माना है। तो संत ऑगस्टाइन ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत में न्याय को अपरिहार्य तत्व मानते हैं। उनके बाद संत ऑगस्टाइन के बाद दूसरे जो विचारक आते हैं थॉमस एक्विनास आते हैं। कौन से आते हैं बेटा? थॉमस एक्विनास। तो ये समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। कौन मानते हैं? थॉमस एक्विनास। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि थॉमस जो एक्विनास है समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं और ये कहते हैं कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। इसके अनुसार समानता न्याय का मौलिक तत्व है। ठीक है बेटा, ये कहते हैं और न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनमें समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना गया है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं थॉमस एक्विनास। दोनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए और बेटा अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये जो दोनों परिभाषाएं हैं ना, जल्दी से नोट कर लीजिए आप, जिससे कि आपको आगे देखिए स्टूडेंट। ये तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में कौन थे? प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो थे वो थे प्लेटो और अरस्तु। ये सब आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि न्याय की जो परिभाषा है प्राचीन काल में किन किन ने दिए हैं। यहां मैं लिख देता हूं प्राचीन। प्राचीन से प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक, अरस्तु की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स। ध्यान रहना चाहिए आपको। मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, दो नाम है, ज्यादा नाम नहीं है भाई। आधुनिक काल में और भी नाम आ सकते हैं।
आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में और भी नाम आ सकते हैं। अब प्राचीन काल में न्याय संबंधी अवधारणा हमने पढ़ ली, जो कि परिभाषा दी थी प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक है ना, न्याय के दो रूप माने हैं। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है, और जो दोनों रूप मानता है उसमें एक सामाजिक मानता है, दूसरा व्यक्तिगत मानता है। अरस्तु सुधारात्मक और वितरणात्मक मानता है। और ये मध्यकाल में ये विचारक न्याय के बारे में ये बात करते हैं। पुस्तक का नाम याद रखना, थॉमस एक्विनास के बारे में भी याद रखना। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। बस आप ये ध्यान रख लेना। क्या रखोगे कि थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व। संत ऑगस्टाइन के बारे में पूछता है तो द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक का नाम क्या है, और यह परिभाषा किसने दी थी कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह सिर्फ चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ये भी आपको याद रखना है इसमें। ठीक है बेटा। तो देखिए, आपने प्राचीन काल में न्याय संबंधी अवधारणा पढ़ ली, मध्यकाल में न्याय संबंधी अवधारणा पढ़ ली। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा आप आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा। आधुनिक काल में न्याय संबंधी अवधारणा। तो देखिए, सबसे पहले विचारकों के नाम आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं प्राचीन काल में बताइए प्लेटो और अरस्तु, मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो देखिए, आधुनिक युग में न्याय की जो परिभाषा प्रस्तुत की है, ठीक है ना, तो आधुनिक युग में न्याय का अर्थ जो स्पष्ट किया है किन किन ने किया है। पहले किया है डेविड ह्यूम ने। पहला नाम आता है डेविड ह्यूम। क्या नाम आता है बेटा? डेविड ह्यूम। तो डेविड ह्यूम न्याय का अर्थ नियमों की पालना से मानते हैं। ठीक है ना, डेविड ह्यूम में नियमों को सर्वहित का आधार माना है, और डेविड ह्यूम न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र मानते हैं। न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र मानते हैं। न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र मानते हैं। कौन? डेविड ह्यूम। और क्या कहते हैं ये कि ये नियमों को सर्वहित का आधार माना है। नियमों को सर्वहित का आधार माना है। दूसरा कि नियमों को सर्वहित का आधार माना है। किसने? डेविड ह्यूम ने आधार माना है। दो अर्थ बता दिए हैं कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना है। दूसरा अर्थ क्या मानता है कि डेविड ह्यूम ने नियमों को सर्वहित का आधार माना है, इसलिए उसने न्याय को नियमों की पालना मात्र कहा है। किन्होंने? डेविड ह्यूम ने। उसके बाद डेविड ह्यूम के बाद जो आता है बेटा ध्यान दीजिए, डेविड ह्यूम के बाद अगर हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में डेविड ह्यूम के बाद एक और विचारक आते हैं जिनका नाम है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम का नाम तो आपने सुना होगा। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की परिभाषा इन्होंने दी है। ठीक है ना, तो जेरेमी बेंथम ने अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र माना है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र माना है। क्या माना बेटा? न्याय का मूल मंत्र माना है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ही न्याय का मूल मंत्र माना है। किन्होंने? जेरेमी बेंथम ने। और ये जो जेरेमी बेंथम है ये उपयोगितावाद के प्रवर्तक है। उपयोगितावाद के प्रवर्तक है। उपयोगितावाद के प्रवर्तक है। कौन है उपयोगितावाद के प्रवर्तक? जेरेमी बेंथम है।
ठीक है बेटा, ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए कि जेरेमी बेंथम ने कहा है कि प्राकृतिक कानून सरीकी शब्दावली जैसे मूल्यों की धुंधला कर देती है। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है। इनके बाद आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन आता है बेटा? जॉन स्टुअर्ट मिल। कई बार जेएस मिल भी लिखा हुआ आता है, ठीक है बेटा। तो देखिए, न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है जॉन स्टुअर्ट मिल, कि न्याय को सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है। ठीक है, न्याय को सामाजिक उपयोगिता का महत्वपूर्ण तत्व कौन मानता है? और उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। ये कौन कहता है? ये कहता है बेटा जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है ना, कि जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं। आगे देखिए, ये हो गया आधुनिक काल के। तो आधुनिक काल की हम बात करें तो आधुनिक काल में 3 विचारकों के यहाँ नाम आए हैं। जो 3 विचारक हैं कौन कौन से हैं? पहला डेविड ह्यूम है, दूसरे जो थिंकर्स हैं उनका नाम है जेरेमी बेंथम, और थर्ड है जॉन स्टुअर्ट मिल। और इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ठीक है ना, ये हो गए 3 काल। अब समकालीन काल में कौन सा विचारक आया था जिन्होंने न्याय की परिभाषा दी थी? तो समकालीन काल में जो विचारक आया था उनका नाम है बेटा जॉन रॉल्स। क्या नाम है? जॉन रॉल्स। तो आगे देखिए, जॉन रॉल्स अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की पुस्तक का क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है ना, न्याय के सिद्धांत। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखिए समकालीन जो विचारक है, और समकालीन जो विचारक है बेटा, समकालीन न्याय संबंधी विचार, समकालीन न्याय संबंधी विचार में नाम आता है जॉन रॉल्स का। सॉरी, किसका नाम आता है? जॉन रॉल्स का। तो जॉन रॉल्स अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय का विश्लेषण करते हैं। कि जॉन रॉल्स अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये नाम याद रखना कि जॉन रॉल्स की पुस्तक का क्या नाम है। तो जॉन रॉल्स की बुक है, बुक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया गया है। किनके द्वारा? जॉन रॉल्स के द्वारा, ठीक है ना। और जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, ध्यान देना, जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अज्ञानता के पर्दे का, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया है। अज्ञानता के पर्दे का, कि जो आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई होती है ना, उस अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया है किन्होंने? जॉन रॉल्स ने। ठीक है, जॉन रॉल्स ने सामाजिक संस्था को न्यायप्रद मानने, राजनीतिक व सामाजिक नीतियों को सही मानने, कि जॉन रॉल्स ने सामाजिक संस्था को न्यायप्रद मानने व राजनीतिक व सामाजिक नीतियों को सही मानने, वे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के न्याय के संबंधी विचारों को गलत माना है। अर्थात इन्होंने जेरेमी बेंथम की जो अवधारणा है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उसको क्या माना है? जॉन रॉल्स ने गलत माना है। ये संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के 2 मौलिक सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, प्रतिस्थापना करते हैं। अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करना, सुख प्रदानता करना नहीं, ये कहते हैं कि लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाए और सबके कल्याण में ही सबका हित हो, सबके कल्याण की ही बात ये करते हैं जॉन रॉल्स।
ठीक है ना, कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की अवहेलना करते हैं और अधिकतम लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस बात के ये पक्षधर माने गए हैं। ये नोट कर लीजिएगा बेटा आप, जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम, और इन्होंने अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया है। साथ ही साथ उपयोगितावाद के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को इन्होंने क्या माना है बेटा, गलत माना है। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर न्याय की हम बात करें बेटा, तो देखिए भारतीय राजनीतिक चिंतन में, तो सबसे पहले तो आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन में भारतीय राजनीतिकों के नाम पता होने चाहिए कि भारतीय राजनीति में किन किन व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, कि भारतीय राजनीति में किन किन व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन है बताइए तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो व्यक्तियों के नाम हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे साथ बोलिएगा, आपको पता होगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र, कौटिल्य, मनु, बृहस्पति, विदुर, सोमदेव, ठीक है, शुक्र, ये सभी आदि क्या है बेटा, ये आदि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने न्याय को धर्म के समक्ष माना है। किसके समक्ष माना है न्याय को? धर्म के समक्ष माना है इन सभी वैज्ञानिकों ने। आगे देखिए बेटा, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। सबसे पहले आपको भारतीय राजनीतिकों के नाम पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौन कौन से विचारक हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की स्वधर्म पालना की अवधारणा को, स्वधर्म पालना की अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान एवं निर्दिष्ट कार्यों, ठीक है ना, कर्तव्यों का अभिज्ञान कराती है। दोबारा से सुन लेना कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की स्वधर्म पालन की अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान एवं निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान करवाती है। प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया है। प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया है। तो प्राचीन भारतीय चिंतन में न्याय के किस रूप को स्वीकार किया गया है? कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया है। और न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। ठीक है, और न्याय के जो भारतीय प्रतिपादक हैं कौन कौन से हैं? मनु, बोलिए आप लोग, शुक्र, वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव, ये सभी विचारक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हैं। और ये जो भारतीय विचारक हैं ये बेटा धर्म की अवधारणा, न्याय की अवधारणा को प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अवधारणा के समक्ष मानते हैं, उसके सम्मुख ही मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है न्याय के विविध रूप। क्या आता है बेटा? न्याय के विविध रूप। तो न्याय के जो विविध रूप है कौन कौन से हैं देखिए, न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप तो देखिए कौन कौन से न्याय हैं। नैतिक न्याय, न्याय के विविध रूपों में हम बात करेंगे पहले नैतिक न्याय की। किसकी बात करेंगे बेटा? नैतिक न्याय की। देखिए, नैतिक न्याय, तो नैतिक न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है।
कि न्याय की जो मूल धारणा है किस पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। इसमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तन प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को निरूपित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक आधारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। कि प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक आधारों पर जीवन जीना ही नैतिक न्याय है। ठीक है ना। नैतिकता किस पर आधारित है, प्राकृतिक आधार पर आधारित है। सामान्य अर्थ में कि जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उसे नैतिक न्याय की अवस्था कहते हैं। कि जब व्यक्ति का जो आचरण है सदाचारी होता है तो वो नैतिक न्याय की अवस्था में ही आता है। प्लेटो से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य, करुणा, दया, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि सद्गुणों को नैतिकता का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है ना। कि प्राकृतिक सिद्धांत में नैतिकता का ही वर्णन किया गया है। नैतिक न्याय के बाद आता है बेटा कानूनी न्याय। कानूनी न्याय की बात, तो नैतिक न्याय की बात की थी प्लेटो ने और कानूनी न्याय की बात की है अरस्तू ने। ठीक है ना। किसने की है बेटा, अरस्तू ने की है। राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। ध्यान देना कि राजनीतिक व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था भी कहा जाता है। कानून न्याय की व्यवस्था में वे सभी नियम और कानून शामिल है जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कानून न्याय की धारणा पर बल देती है। भाई कानून के पास जाते हैं तो कानून से हमें किसकी उम्मीद होती है, कानून से हमें न्याय की उम्मीद होती है। तो कानून न्याय की धारणा पर दो बातों पर बल देती है। पहले कि सरकार द्वारा निर्मित कानून न्यायोचित होना चाहिए। कि सरकार के द्वारा जो कानून है वो न्यायोचित होना चाहिए और सरकार के द्वारा ऐसे न्यायपूर्ण ढंग से कानून लागू होना चाहिए जिससे कानून के कोई उल्लंघन ना करे, कानून के उल्लंघन होने की स्थिति भी उत्पन्न ना हो। यही कानून न्याय की श्रेणी में आता है। अरस्तु सुधारात्मक और वितरणात्मक न्याय के दो रूप प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, तो देखिए स्टूडेंट्स, राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय से आशय एक राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त होने चाहिए। एक राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पॉलिटिशियन अपने ही हितैषियों को न्याय दिलाए, ऐसा नहीं है बेटा। राजनीतिक जो न्याय है वो सभी की भावनाओं, सभी के कल्याण पर आधारित होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है। ऐसा न्याय जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जाता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के साधन है जैसे वयस्क मताधिकार। अगर आपकी आयु हो चुकी हो तो आप राजनीतिक मताधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास वोट डालने की शक्ति है। विचार व भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार, समान अवसरों की समानता, संविधान व संविधान संशोधन की व्यवस्था, सभी ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो आता है वो है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। देखिए बेटा, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय के मौलिक स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ है, सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिससे सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो। ठीक है ना। सभी समाज में व्यक्तियों को जो न्याय की अवधारणा है एक समान मिले। किसी एक व्यक्ति के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय, ये सामाजिक अवधारणा पर सामाजिक न्याय की श्रेणी में नहीं आता और सबको अपने व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। आगे कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नीति निर्माण करते समय ऐसे विधायी व प्रशासनिक नियमों का निर्माण करे जो एक समता मूलक समाज को निर्माण करने में सहायक हो या समता मूलक समाज की स्थापना करने में भी सहायक हो।
क्योंकि बेटा सामाजिक न्याय सभी को समान रूप से ही उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में धन से संबंधित न्याय की बात की जाती है। तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है, परंतु आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो सकती क्योंकि हमने भारतीय संविधान में पढ़ा था कि समानता मतलब समानता के अधिकार में, मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना है। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जो गरीब लोग हैं उनको रियल में ही मदद मिलनी चाहिए। तो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास धन दौलत सभी चीजें हैं उसी व्यक्ति को आप आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हो। नहीं बेटा, आर्थिक सहायता उस व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए जो व्यक्ति वाकई में ही आर्थिक सहायता लेने के लायक हो। ठीक है ना। ये हमारा जो आज का न्याय वाला जो चैप्टर है ये यहीं समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जो आप देख के कर लोगे। मुझे डेफिनेटली पता है कि न्याय के जो भारतीय प्रतिपादक हैं कौन कौन से हैं, जैसे मनु है, शुक्र है, कौटिल्य है, बृहस्पति है, विदुर है, सोमदेव है, भास्कर है, ये हैं। अगला है कि प्लेटो ने अपने किस ग्रंथ में न्याय संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की है। तो प्लेटो की ग्रंथ कह देता है, पुस्तक कह देता है, बुक कह देता है। तो उनकी पुस्तक का नाम है प्लेटो की का रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 3 वर्गों में, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग में बुद्धि की इच्छा पाई जाती है, सैनिक वर्ग में शौर्य पाया जाता है और उत्पादक वर्ग में तृष्णा और लालसा पाई जाती है। अरस्तु ने न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, सुधारात्मक और वितरणात्मक। और रिपब्लिक पुस्तक का जो लेखक है वो प्लेटो है। इसी के साथ बेटा आज का जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग नोट्स भेज दिए मैंने, पहले उनको पढ़ें, फिर आप वीडियो देखें, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपन एक दिन क्लास लेके और सब कुछ समझ लेंगे। ठीक है, अपना कोर्स सभी स्टूडेंट्स खरीद लीजिएगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।